हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को, जिसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस होगी। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, उसको मेनली फोकस करेंगे। इसके अलावा जो आपका ये टीचिंग मेथोडोलॉजी या जितनी भी जगह पर पेडागोजी आती है, बाकी स्टेट टेट में भी या इवन केवीएस तक में भी, तो वहाँ भी इन क्वेश्चन से आपको हेल्प तो मिलेगी ही, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं। तो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कुछ चीज़ों को। आप लोग आ जाइए लाइव। देखो एक बार, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, भाई सीसीई पैटर्न आप जानते हैं, 2009 के आसपास सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है? ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी सिर्फ फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन, या फिर ओनली समेटिव यानी योगात्मक मूल्यांकन, नाइदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव यानी रचनात्मक और योगात्मक आकलन, जिसमें आपका रचनात्मक और योगात्मक आकलन दोनों शामिल हैं। फटाफट से आंसर कीजिए। थैंक यू शिवांगी, आंसर कीजिए फटाफट से। बफरिंग अभी तो नहीं है यार, ये पता नहीं इस इंटरनेट को भी अभी परेशान होना होता है, क्या कर सकते हैं? बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। ग्रेट। डी मतलब both formative and summative assessment using a wide variety of strategies। भाई हम जानते हैं एक होता है आपका FA और दूसरा होता है SA। ठीक, FA मतलब रचनात्मक आकलन, जिसका वेटेज 40% हुआ करता था, और SA मतलब समेटिव यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। ये आपके जजमेंट के लिए ज्यादा होता है, कितने परसेंट आए हाफ ईयरली एग्जाम्स, और ये एफए रचनात्मक आकलन है, आपकी जो ये फीडबैक के लिए ज्यादा होगा कि आप सीखते कैसे हैं, ये ड्यूरिंग है कि आप सीख कैसे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों का यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव को अगर हम समझें तो हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार। सिर्फ एक दिन आप टेस्ट नहीं ले रहे बच्चे का कि वो डर जाए एकदम से कि आज तो पेपर है। पूरे साल आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज करते हुए, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज चल रही हैं, है ना। तो कॉन्टिन्यूटी में यानी रेगुलर एंड कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बच्चे का सिर्फ एक पक्ष नहीं है कि जो मेंटल एस्पेक्ट है बस वो पेपर पेंसिल पे बहुत अच्छा टेस्ट दे दे, नहीं, उसके इमोशंस, उसका कॉग्निशन, उसका अफेक्टिव जो स्किल्स हैं, और साइकोमोटर जिसमें वो फिजिकली एक्टिविटी करता हो। तो उन ग्रेड्स वगैरह को भी शामिल किया गया कि व्यवहार कैसा है, किसी एक चीज में उसकी हॉबी है या कुछ भी उसमें वो कैसा करता है। ठीक, तो हम ऑल एस्पेक्ट्स में जज करते हैं बच्चे को। फिर है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, आप जांचेंगे कैसे जो आपने पढ़ाया वो कितना सीखा गया, कहां तक आपके ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल हुए और आगे कैसे इंप्रूव करना है। तो इस चीज के लिए वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, अलग अलग तरह के टूल्स टेक्निक्स, चाहे वो फिर आपका ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल हो, पोर्टफोलियो हो, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जो आपका रेटिंग स्केल है ना। इन सब चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अलग अलग वे में अलग अलग तरीके से आप बच्चे को जांच पाए। ठीक है बात? बहुत बढ़िया कैम लिया, धन्यवाद आप सभी के रिस्पांस के लिए, मजा आ गया एकदम, है ना। ऐसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील शिक्षा में, जिससे एक क्वेश्चन पक्का रहता है चाहे आप पेपर 1 दें चाहे पेपर 2 दें। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, प्रगतिशील शिक्षा की, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान का निर्माण होगा। नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, या फिर नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज, या नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया वंदना जी। हाँ, टेलीग्राम पर डाल दूंगी मैं, लिंक डाल दूंगी ऐप का भी 5 को ना, परसों। एग्जैक्टली पीएस, आंसर कीजिए। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। भाई एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, जब भी बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन की आए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की आए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखने की आए, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट जो एस्पेक्ट है, जो स्कूल है, रचनावाद, वहां की बात आए, तो एक चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा, और वो मीनिंगफुल लर्निंग कहलाएगी। अर्थपूर्ण अधिगम तभी होगा जब लर्निंग बाय डूइंग होगी, करके सीखेगा कुछ अपने आप।
इन्वॉल्व होकर के, बच्चा सेंटर में है, चाइल्ड सेंटर्ड। जॉन डूई बात करते हैं इसकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की। उन्होंने लैब स्कूल्स खोले अपनी वाइफ के साथ मिलकर 20th सेंचुरी में, और शिकागो में, जिनको हम प्रोग्रेसिव स्कूल्स आज हम कह रहे हैं, जहां बच्चे को सेंटर में रखा जाए, एक्सपीरियंस को सेंटर में रखा जाए, डिस्कवरी को सेंटर में रखा जाए, बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके सीखे। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिए एक बार। धन्यवाद स्वाति। अरे बहुत बढ़िया अनुराग, आप लोग हैं यार, बढ़िया। एग्जैक्टली मैंने मोनिका, अरे थैंक यू अंकिता आपके फीडबैक के लिए। बताओ एक बार। संजीव जी 90% चीजें फ्री हो गई हैं उसमें। बहुत बढ़िया। देखो एक बार, a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academic। मतलब एक बच्चा है, और अगर हम बात करें, लोग उसको बार बार बोलते हैं कि भैया तुम्हारे ग्रुप के, तुम्हारी जाति, तुम्हारे समुदाय के जो लोग हैं ना, बहुत कम कर पाते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, ठीक है, तुम तो अचीव नहीं कर सकते हो। To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be। भाई ये जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है, पहले से रूढ़िबद्धता बनी हुई है। देखो किसी ने पूछा था स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन में क्या अंतर है। डिस्क्रिमिनेशन है भेदभाव, अंतर करना। स्टीरियोटाइप में वो अंतर ऑलरेडी शामिल है, वो डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी शामिल है, किसी एक तरफ झुका हुआ होगा स्टीरियोटाइप, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो चाहे वो पुरुषों के प्रति हो। मतलब आपने एक अंतर को बेस बनाया और उसको एक परंपरा बना दिया, दैट इज स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो देखिए एक बार, इस स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए या चैलेंज करने के लिए एक टीचर को कैसे इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए। आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिए। इग्नोरिंग सच कंसर्न्स, इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स। देखो हमेशा याद रखना, कंपटीशन को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि कंपटीशन से या कॉम्पीट कराने से बच्चे के अंदर की जो नेचुरल एबिलिटी है ना, वो बाहर नहीं आ पाएगी। फिर वो सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसको फर्स्ट आना है। फिर है सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन। पढ़ाई छोड़ दो, खेती करो या कुछ और करो। या फिर प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जांपल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब आप अलग अलग सोशल ग्रुप्स का एग्जाम्पल लेंगे और बताएंगे देखो ये व्यक्ति इतनी खतरनाक जगह से आए थे और इन्होंने ये अचीव किया जीवन में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आप जवाब या कहें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। इवन आपको सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जब आप बताएंगे तो ये स्टीरियोटिपिकल बातें हैं। कई लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, जो पहली पीढ़ी होती है सीखने वालों की, वो अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते। तो ये बिल्कुल ही बेकार बात है। आपको स्पेशल ध्यान तो देना चाहिए उन पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स पेश कर सकते हो। बच्चों का मोराल भी बूस्ट होगा और दूसरा एक सोच भी बदलेगी, वो स्टीरियोटिपिकल थॉट बदलेगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाली जो बात थी उसमें सुपर 30 में, उस तरीके से। ठीक है बात। तो एजुकेशन इज फ्रीडम कहा जाता है, पोलो कोहले कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आ टीचर शुड, समावेशी शिक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? फटाफट से आंसर कीजिए। समावेशी शिक्षा में शिक्षक क्या करें? आंसर कीजिए। अरे बहुत बढ़िया मेघा, आंसर कीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जब तक आप टीचर बन नहीं जाते ना आप फाइनली, तब तक ही आपका पीछे छोड़ेगा नहीं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम, जहां हर तरह के बच्चे को शामिल किया गया है, एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, तो टीचर को कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। मतलब कि टीचर को यह विश्वास रखने वाला होना चाहिए कि हर एक बच्चा सीख सकता है अपनी क्षमताओं और अपने कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। ठीक, अपनी स्ट्रेंथ, क्योंकि हर व्यक्ति में स्ट्रेंथ है ना। अगर 5 सब्जेक्ट ना, जरूरी नहीं आपके 5 के 5 अच्छे होंगे, लेकिन जो 3 अच्छे हैं उनको बहुत अच्छा किया जा सकता है। जो 2 एवरेज हैं उनको एटलीस्ट इतना कर लें कि काम चलाओ 10-15 नंबर वहां भी आ जाए। ठीक, तो पोटेंशियल और स्ट्रेंथ को देखते हुए हर बच्चा सीख सकता है। बात तो अच्छी लग रही है, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी। कभी भी आप दया और क्या कहें उसको, तरस नहीं खाएंगे बच्चे पे, क्योंकि उसमें सीखने की क्षमता है। एम्पैथी की जरूरत है हमें, सिंपैथी की कम है। ठीक, फिर है यूज लेबल्स सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड। कभी भी हम लेबलिंग नहीं करते इंक्लूसिव एजुकेशन में, कभी भी नेम कॉलिंग नहीं करते, नाम नहीं रखते। तुम
किसी को दिखता नहीं है तो उसको कुछ और कह रहे हैं, किसी को चलने में प्रॉब्लम है तो उसे कोई और नाम दे रहे हैं। ऐसा होता है सोसाइटी में, आप और मैं अच्छे से जानते हैं। तो ये नेम कॉलिंग नहीं होगी। फिर है पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। इंक्लूसिव का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, हर तरह के बच्चे को आप शामिल करेंगे, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो, कोई भी हो। ठीक है बात? तो ए ऑप्शन। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है सभी को एक छत के नीचे पढ़ाइए, विशेष प्रावधान करके। ठीक, ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल, ये हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी, अरे बहुत बड़ा कैम लिया, ये हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी समझा है कि एवरी चाइल्ड इज क्यूरियस बाय नेचर। जन्म के साथ बच्चा क्या है? क्यूरियस है, उसमें इनेट कैपेबिलिटी है सीखने की, वो सीखने की क्षमता रखता है। यही चीज हमें अज्यूम करके चलनी होती है। ठीक है, बस आपको अपने मेथड में परिवर्तन करना है कि किसको आप कैसे सिखाएंगे, क्योंकि सब एक तरीके से नहीं सीख सकते, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एक बच्चा है जो कुछ इस तरीके के संकेत दिखाता है कक्षा में। आपको पहचानना है कि ये जो इंडिकेशन है, ये जो संकेत हैं, ये कौन सी एक परेशानी के हैं। देखिए एक बार, फर्स्ट है एंजाइटी अराउंड रीडिंग। उसको पढ़ते समय एंजाइटी या चिंता सताती है। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स, शब्दों को पहचानने में और लेटर्स को पहचानने में उसको समस्या होती है। ठीक, पुअर वोकैबुलरी स्किल्स, उसके पास शब्द भंडार बहुत कम है, ठीक से यूज नहीं कर पाता है वर्ड्स को। बोलने की बात नहीं हो रही है। पुअर वोकैबुलरी स्किल्स का मतलब यहां पे ये भी है कि वर्ड्स को लेकर के नॉलेज नहीं है। फिर है डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रेड, मतलब वो समझ नहीं पाता और याद नहीं रख पाता कि पढ़ा क्या गया था, कैसे पढ़े। लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम है। पढ़ने को अगर कोई खड़ा कर दे क्लास में तो वो टेंशन में आ जाता है। क्या प्रॉब्लम है बच्चे को, फटाफट से बताओ। ऑटिस्टिक है बच्चा। ऑटिस्टिक बच्चे वो होते हैं जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, जो सोशली बहुत ज्यादा इंटरेक्शन ठीक से नहीं कर पाते, रेपिटेटिव बिहेवियर होता है, बार बार एक चीज को रिपीट करेंगे, थोड़ा सा अलगाव में रहना पसंद करेंगे। ठीक, आ क्रिएटिव स्टूडेंट, क्रिएटिव बच्चा तो डाइवर्जेंट थिंकर है, वो दिशाओं में सोचेगा। आ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जम रही है बात कुछ। मेंटल इंपेयरमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एवरेज और अबव एवरेज बच्चे को भी ये परेशानी हो सकती है। डिसलेक्सिया है, ये सिंपल। अगर बच्चे को खड़ा करने से, अगर आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं या पढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो वो कतराता है, उसको वर्ड्स उसको पहचानने में प्रॉब्लम होती है, स्पेलिंग्स को उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, लेटर्स को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। टायर्ड को ट्राइड पढ़ रहा है, 100 को वॉज पढ़ेगा, बी को डी समझता है, 6 को 9 समझ सकता है, मल्टीप्लिकेशन को और आपका जो एडिशन है उनमें कंफ्यूज हो जाता है। दैट मीन्स उसको जो सिंबल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम है। डिसलेक्सिया वाले बहुत सारे लोग हैं, जो बोमन ईरानी जो उसमें 3 इडियट में वो बने थे ना, वायरस, उनको डिसलेक्सिया है रियल लाइफ में। ये जड़ से खत्म नहीं होता बट काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो वो तारे जमीन पर वाला बच्चा था, वो ईशान अवस्थी, है ना, और इनको पहचानना है हमें एज टीचर्स। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें जैसे वो तारे जमीन पर में सब उसको कह रहे थे कि पापा उसके कह रहे थे कि पढ़ता नहीं है, नालायक है, ये है वो है, तो वो वैसा नहीं है, वो सीरियस प्रॉब्लम है। ये सारे इंडिकेशन देख करके आप क्या समझ पाएंगे, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको उसी तरीके से डील करेंगे। सीख सकता है वो, ऐसा नहीं है कि उसकी इंटेलिजेंस में कोई कमी है, बट न्यूरोलॉजिकली ब्रेन का जो मेकअप है वो उस तरीके का है कि कुछ एस्पेक्ट्स में, सीखने के कुछ एस्पेक्ट्स में, जैसे पढ़ना हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है, अगर डिसकैलकुलिया है तो, डिसग्राफिया है तो राइटिंग में रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, डिस्फेजिया है तो बोलने में प्रॉब्लम होगी। तो सीखने के, लर्निंग के बहुत सारे एस्पेक्ट है ना, सिर्फ सीखना ही तो लर्निंग नहीं है। तो सीखने के कुछ एस्पेक्ट्स में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम अज्यूम करते हैं। ठीक, तो भाई जिसको लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम है उसको प्रिंटेड मटेरियल का यूज करा दो, उसको ओरली पूछ लो चीजें, तो ये भी किया जा सकता है। मोटिवेटेड रख सकते हो ऐसे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, मैं डिटेल में लेके चल रही हूं क्योंकि टाइम है आपके एग्जाम में और चीजों को डिटेल में समझेंगे तो अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन एनालिसिस से ज्यादा फायदा कुछ नहीं करता, ये भी सच्चाई है। आप थियरी पढ़ लीजिए, उसके बाद जितना हो सके एनालिसिस कीजिए क्वेश्चंस का, सिर्फ आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। एक शिक्षक है, वो अपने शिक्षार्थियों को, जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं, जो कुछ नया ओरिजिनल आइडियाज रखते हैं, उनको कैसे एनकरेज करे, या नए आइडियाज के प्रति बच्चों को कैसे एनकरेज करे। पहला ऑप्शन है एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है सिकुड़ती हुई, बाकी दिशाओं से एक पॉइंट पे आती हुई। जैसे यहां एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, एक ही सही होगा, इसमें आप कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाएंगे क्योंकि आपको सही आंसर तक पहुंचना है। लेकिन यही आपको कह दिया होता कि डाइवर्जेंट थिंकिंग पे एक आर्टिकल लिखो, 200 वर्ड्स का एक ऐसे लिख दो,
तब आपका दिमाग अलग अलग दिशाओं में चलता है, तो वो डाइवर्जेंट हो जाती, ओपन एंडेड हो जाती, ये क्लोज एंडेड है। और कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल उल्टा है क्रिएटिविटी का। डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी हुई होती है क्रिएटिविटी से, अपसारी सोच। ये जो आपकी अभिसारी सोच है ये इंटेलिजेंस से तो जुड़ी हुई है लेकिन क्रिएटिविटी से नहीं। फिर है डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो दिशाओं में सोचना है उसको डिस्करेज करना, हतोत्साहित करेंगे, बच्चों को कहेंगे दिशाओं में मत सोचो, बस आंसर बता दो, वन लाइनर्स फेंकेंगे, जी नहीं। एनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, अब बात पकड़ में आ गई, मल्टीपल पर्सपेक्टिव जहां आ जाए ना, ओरिजिनल आइडियाज जहां आ जाए, नोवल आइडियाज जहां आ जाए, मतलब फ्लुएंसी, इन सब में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब हमने पढ़ा था ना, फ्लुएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ओरिजिनलिटी होती है आपके आइडियाज में, है ना, इलेबोरेशन होता है, ये सब क्या है, क्रिएटिविटी के स्टेप्स हैं, हमने समझे थे, वीडियोस देख लिया करो पुरानी, काफी चीजें बताई हुई हैं ऑलरेडी। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव, जब आप ओपन एंडेड सोच रखने के लिए कहते हैं बच्चे को, एक प्रॉब्लम के 50 सॉल्यूशन सोचने के लिए कहते हैं, तो वो क्रिएटिव बनेगा, कुछ नया सोच पाएगा। अगर आप सोचेंगे एक बात तो फिर उसमें नया कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, सी होगा। ऐसा नहीं है कि आप रिस्क लेने से डिस्करेज करेंगे, सिंपल आंसर है। क्लियर हो गई बात। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी शिक्षण अधिगम के लिए कौन सी एक स्ट्रेटेजी सही नहीं है। नॉट, नॉट, लीस्ट, एक्सेप्ट, ये वर्ड्स जहां आएंगे हम ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलेगा शहीदुल टी शर्ट का प्लान करेंगे यार, अभी तो नहीं प्लान किया है, मैं अभी देख ही रही थी, बहुत सारे डिजाइन ट्राई किए, उसके बाद ये फाइनल हुआ है, तो ये डिसेंट लग रहा है। मेन मुद्दा यही था कि डिसेंट लगे बस। फर्स्ट ऑप्शन है एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस, आप बच्चों को सहज जो इंट्यूशन आती है ना उनके अंदर से, वो गैस करने के लिए मौका दें। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दें। डायलॉग एंड डिस्कशन, मतलब संवाद, डिस्कस करने का मौका दें, टीचर के साथ वो डिस्कस करे अपने आइडियाज को। या फिर साउंड इज नॉट क्लियर, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, साउंड तो खतरनाक होनी चाहिए, कान से पार निकलनी चाहिए, ऐसा है माइक तो। फिर है डी ऑप्शन, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, मतलब जैसी नॉलेज दे दी गई है उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ मान के और भर लो अपने अंदर। सिंपल है डी आंसर। धन्यवाद प्रियंका। आंसर क्या है, डी, क्योंकि गलत पूछा था और जो गलत है वही सही है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, ठीक। मतलब आपका एक बेहतर तरीका नहीं है पढ़ने और पढ़ाने का, कौन सा, जब आप ये कहें फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, मतलब वॉमिट कर दो जो भरा है, पहले तो भरवाओ, उनको रटवाओ चीजें और फिर उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए कहो कि अब उगल दो इसको पेपर पे जाके। तो ये क्या है, ये एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता है, ये रोट लर्निंग है। और जहां भी बात रोट लर्निंग की आए वहां से हमें कोसों दूर जाना है ना, बिल्कुल भी नहीं, हम रटने को प्रमोट नहीं करते। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को हम आज की डेट में फॉलो करते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर्स तो कर ही रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी में लाने में समय लगेगा ही। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सुषमा सिंह जी। आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन है, हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अट्रैक्टिव इन द क्लासरूम। अट्रैक्टिव नहीं होगा, बच्चे कहाँ अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी उनके लुक्स पे थोड़े ना जाओगे। अटेंशन होगा, ये नॉन अटेंटिव होगा, नॉन अटेंटिव होगा, मतलब जो जिनका अवधान ज्यादा नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक। पहला ऑप्शन है, आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, कहेंगे बेटा बाहर चले जाओ, बाहर जाकर खड़े हो जाओ, अपने दोस्तों को भी ले जाओ। या फिर स्कोल्ड देम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, खड़ा करेंगे क्लास के सामने और बुरी तरीके से रिब्यूक करेंगे, फटकार लगाएंगे। या फिर टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, ये देखेंगे कि वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे, क्या कारण है कि उनको मजा नहीं आ रहा। फिर है, गिवन देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स एज होमवर्क, तो ये सब मैकेनिकल काम हो जाएंगे। देखो हमेशा एक चीज हमारे हाथ में या हमारे दिमाग में रहनी चाहिए एज टीचर्स कि पहले हम कारण पता लगाएं। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप ऐसे छोड़ो, बेकार एग्जांपल याद आ रहा है, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, मतलब आप हमेशा कारण पता लगाते हैं ना, ऐसे घर में भी कोई बात हो जाती है या दोस्तों में कहीं बात हो जाती है, ऐसे ब्रेकअप कारण पता लगाते हैं ना कि वर्क क्यों नहीं कर रहा, आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। तो हमेशा हम पहले कारण पता लगाते हैं, डायग्नोज करते हैं, सीधा डिसीजन नहीं ले लेते, नहीं तो फिर पछताना पड़ता है, ठीक है। डायग्नोज करते हैं आप। क्लियर हो गई बात? क्लियर? हमें भी चाहिए लेट्स लर्न की टी शर्ट, मिलेगी आकाश, आई विल प्लान, आई विल सी क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट
native theories about various phenomena. In this background, a teacher should, मतलब बच्चे बहुत सारी नेटिव थियरीज बना लेते हैं. नेटिव, इतनी स्पेलिंग मिस्टेक, नेटिव नहीं होगा, ये नाइव थियरीज होगा, NAIVE, जिसको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस भी कहते हैं. ठीक है, सहज समझ कहेंगे इसको. इसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, धन्यवाद वैशाली, मिलेगी आयशा. 7 का ए क्यों नहीं होगा, डिस्कस करेंगे अभी. पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, डिसमिस दीज आइडियाज, इग्नोर करेंगे या डांट लगाएंगे. देखो, स्कॉल्ड, डांट या फटकारना आपका काम नहीं है. इग्नोर कर देंगे तो ठीक कैसे होंगी चीजें? कुछ चीजों में इग्नोरेंस चल जाती है, जैसे लैंग्वेज में जब बच्चा थोड़ा बहुत गलत प्रोनाउंस करता है शुरुआत में, तब आप उसको हर बात पे नहीं टोकते, लेकिन बाकी केसेस में इग्नोरेंस नहीं चलेगी, क्योंकि ठीक भी तो कराना है ना. डिसमिस दीज आइडियाज, मतलब आप सर से ही नकार दे रहे हैं. सॉल्यूशन की बात करेंगे ना हम. चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, आप डिस्कशन के थ्रू इन विचारों को कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताएंगे. भाई आपका कोई दोस्त है और वो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, रास्ता काट जाए अगर बिल्ली तो दिन बुरा हो जाता है. अब ये जो एक नोशन बनाया हुआ है, या तो आपके पास इसको लेकर के कुछ साइंटिफिक फैक्ट हो जब आप डिस्कस करें, या कुछ उस तरीके की बात हो, कुछ मुद्दा हो, तो डिस्कशन डायलॉग के थ्रू चीजें सॉल्व की जा सकती हैं. हालांकि बच्चों की जो नाइव थियरीज होती हैं वो ऐसी होती हैं कि ट्रेन चल रही है तो भाई हम भी चल रहे होंगे, है ना, या वो जो मून की अपनी लाइट नहीं है, जो तारों की है, ये वाली जो एक थियरी है. ऐसे साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चे गलत या फिर वैकल्पिक धारणाएं लेके आते हैं स्कूल में. उन्हें लगता है ऐसा नहीं, ऐसा होता होगा. ठीक, तो उनको फैक्ट्स के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू ठीक कराया जा सकता है. इनको ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस या नाइव थियरीज भी कहते हैं. ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पे भी. और इनको हम गलत, या ये नहीं कहते कि बच्चे को डांटेंगे फटकारेंगे, इनको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, बच्चा कुछ गलत नॉलेज लेकर के आ सकता है, उसके पास इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी हो सकती है. आप फैक्ट्स के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू उसको ठीक करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं. ये सही बोल रहे हो सौरभ. इसमें जो आंसर था ना, ये वाला जो वर्ड था, अगर बाकी 4 ऑप्शंस में से हमें एक भी ढंग का मिल जाता ना, हम इसको छोड़ देते इस ऑप्शन को, क्योंकि ये जो चैलेंज कहा है ना इन्होंने, ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है. लेकिन फिर बात वही है, पेडागोजी में आपके कॉन्सेप्ट से भी ज्यादा आपके क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि आप लैंग्वेज को समझ पाएं, सेंस निकाल पाएं. और 4 ऑप्शंस हैं और आपकी एग्जामिनर से कोई बहस तो हो नहीं सकती कि आप उसको ज्ञान दे देंगे जाके. तो आपके पास एक ही ऑप्शन चूज करने का मतलब ऑप्शन है, अगर मैं कहूं तो उस केस में हमें, इसीलिए तो मैं हमेशा, एक डिस्कशन होता ही हमारे बीच कि कभी भी वर्ड्स मत रटिए कि रोट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये वर्ड जहां दिखेंगे वो सब गलत. ये 90% जगह पर शायद काम कर जाएं, लेकिन जब 10% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनकी लैंग्वेज घुमाएगी आपको, तो फिर वर्ड देख के भाग जाओगे और गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको ओवरऑल सेंस समझना पड़ेगा पेडागोजी के क्वेश्चन का. अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमेशा वो वर्ड रटने वाला मुद्दा काम नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंपल है, कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम समझेंगे चीजें तो गलत नहीं होंगी. क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. भाई ज्ञान के सार्थक निर्माण की, अधिगम जो है वो सार्थक हो, उस चीज के लिए कौन सी एक चीज सही है? बताओ एक बार मिनी मोनिका. अरे बहुत बढ़िया, मिलेगी, पंजाबी में कह रहे हो आप, मिलेगी. सोशल इंटरेक्शंस, ड्रिल एंड रेपिटेटिव रिकॉल, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एसोसिएशंस. बताइए एक बार. अब बहुत सारी जगह आपका एक फंडा काम कर जाएगा कि आप एलिमिनेट कर दें ऑप्शंस को जो नेगेटिव हो. यहां काम करेगा वो, देखो एक बार, आंसर कीजिए. धन्यवाद तापस्विनी, बताइए एक बार, आंसर कीजिए. अब डेली 9 बजे मिलना है, ठीक है, और ऐसे लाइक भी करना है. 4000 लोग हैं लगभग और 2100 लोगों ने लाइक किया है. कहाँ है बाकी के 2000 लोग? कहाँ लेके जाओगे इस लाइक के बटन को? है, बताओ एक बार. दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखिए. मैं तो आप लोगों के कमेंट देख के खुश हो जाती हूँ यार. थैंक यू रूपाली. बताइए एक बार, आंसर कीजिए. 10th का ए, सोशल इंटरेक्शंस, एग्जैक्टली, सामाजिक अंतःक्रिया. ड्रिल एंड रेपिटेटिव रिकॉल का मतलब है सिर्फ आप प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कर रहे हैं आप, तो उससे मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी. बेशक याद हो जाएं चीजें आपको. रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है कि आप हर चीज पे रिवॉर्ड दे रहे हैं और फिर या फिर आप दंड दे रहे हैं. फिर है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स एसोसिएशन. स्टिमुलस है कोई कि भाई आपको फर्स्ट आना था, रिवॉर्ड जीतना है इसलिए आप पढ़ रहे हैं, वो भी उतना बेहतर नहीं है. ये तीनों चीजें काम तो करा सकती हैं आपसे,
लेकिन मीनिंगफुल लर्निंग हमेशा एक्टिविटी या करके सीखने से होगा, लर्निंग बाय डूइंग से होगा, एक्सपीरियंस से होगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से होगा, डिस्कवरी लर्निंग से होगा, प्रोजेक्ट से होगा, कोऑपरेशन से होगा, इन सब चीजों से होगा मीनिंगफुल लर्निंग। यानी सार्थक अधिगम, जो आपके जीवन पर्यंत साथ रहे, जिसका कोई मतलब हो। और मीनिंगफुल लर्निंग की कौन बात करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म भी बात करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका जॉन डुई भी बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में। तो सामाजिक अंतःक्रिया जब आप करते हैं ना, लोगों के साथ आप कोई एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, या आपने अपने आसपास अपने बड़ों से कुछ सीखा, जब वो इंटरेक्शन होकर के आप रियल लाइफ लर्निंग कर पा रहे हैं, तो वो मीनिंगफुल होगी फिर यहां, क्योंकि आपने अपनी समझ का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकंड लास्ट है आज के लिए। व्हेन स्टूडेंट्स रैपिडली एंगेज इन एन एक्टिविटी सच एज डिजाइन एंड कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to what? First option है develop materialistic attitude towards learning, enjoy learning for the sake of understanding, persist in doing the activity even without the reward, या फिर set mastery goals for themselves rather than work to please others। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। बताओ एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वप्ना, आज तो पूरा कमेंट सेक्शन आपने टी शर्ट से ही भरा हुआ है। मिलेगी मिलेगी कबीर, देखेंगे क्या कर सकते हैं इस पे। हाँ सही बोल रहे हो शुभांगी, हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, खुश रहने दो, जिसको जैसे खुशी मिले। शोभित कह रहे हैं पहले आप टी शर्ट बांट दो फिर क्लास कराना। ठीक है, मतलब ऐसे वेबसाइट आएगी अपनी तो देखते हैं, फिर ऐसे लिस्ट करा देंगे, तो खेलते रहना वहां। धन्यवाद दिव्या, आंसर कीजिए। थैंक यू खुशी, बताइए एक बार आंसर कीजिए। टेंथ में कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या कंफ्यूजन है बताओ एक बार। सोशल इंटरेक्शन वहां बेस्ट वे है, या तो बच्चा खुद एक्टिविटी करता। सबसे ज्यादा एक्टिव कहां होगा बच्चा? जब वो खुद इंटरेक्ट करेगा किसी से। सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ये सब उतने फायदे के सौदे नहीं है अगर मैं कहूं तो, क्योंकि इनको हम यूज तो करते हैं, ये बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि भैया मीनिंगफुल लर्निंग तब होगी जब बच्चा स्व इच्छा से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, ज्ञान का निर्माण वो स्वयं करे। हाँ परमानंद जी, विल सी। ठीक है आदित्य, मैं बताऊंगी जब अवेलेबल होगी टी शर्ट। अभी क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ, क्या करें, मतलब कुछ नया होता है तो खुशी तो बनती है यार, साल भर पढ़ाई करते हैं हम लोग। When students repeatedly engage in an activity, छोटी छोटी चीजों में खुशी जो है वो बड़ी में भी नहीं है। When students repeatedly engage in an activity, बार बार आप एक एक्टिविटी में बच्चों को एंगेज करा रहे हैं कि आपको एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, कुछ डिजाइन करना है, टू अर्न अ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड मिलेगा आपको जो डायरेक्टली रिलेटेड भी नहीं है उस एक एक्टिविटी से। भाई ऐसा हो अगर कि कोई एक्सपेरिमेंट कराया और अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड एक बुक देंगे गिफ्ट में, या एक डायरी देंगे, या कुछ ऐसा देंगे जो आपके काम आ सके सच में। वो क्या चीज है? वो मीनिंगफुल हुआ रिवॉर्ड। यहां बात हो रही है कि सीटेट में 145 नंबर या 130 नंबर ले आओ, मैं आईफोन गिफ्ट करूंगी आपको। ये मेरे पास ऑप्शन था, किसी ने सजेस्ट किया था और ये बहुत अच्छा ऑप्शन था, मतलब इसमें बुराई नहीं है। आई कैन अफोर्ड एन आईफोन और वॉट एवर इट इज, बट क्या उस आईफोन का कोई मतलब है आपकी टीचर बनने से, या उसमें कुछ बेहतरी होगी? वो तो आप ले ही लेंगे जीवन में 50 जगह पर, जो भी आप करना चाहेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल हैं, ठीक। तो उस केस में उसका कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है ना। आपको कुछ ऐसा दिया जाए जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे, कुछ सीखने में हेल्प करे, जो मैंने अनाउंस भी किया हुआ है कि कुछ एक गिफ्ट हैम्पर होगा, जिनके भी 125 प्लस आएंगे और जिनके 5 मेल सबसे पहले आएंगे उनको कुछ दिया जाएगा। तो उस केस में वो शायद एक मीनिंगफुल तरीका है। मे बी आईफोन का अनाउंस करने से चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते, कुछ व्यूज ज्यादा बढ़ जाते, कई लोग लालच में देख रहे होते, बट वो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है जिसलिए हम काम कर रहे हैं, ठीक। कि इतने का चेक दे दिया, क्या है ये सब? ये जस्ट मॉनेटरी बेनिफिट दे करके आप मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड बना रहे हैं। तो बच्चे का क्या होगा? मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा लर्निंग के प्रति, कि ये एक किताब जब पढ़ूंगा पहले मुझे कुछ दो सामने से, अगर कुछ मिलता होगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं पढ़ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो सीखने के लिए सीखना नहीं होगा, मटीरियलिस्टिक चीजों के लिए सीखना बन जाएगा, है ना। कि आप फिर इसलिए 30 दिन स्कूल जा रहे हैं कि एक तनख्वाह आएगी, इसलिए नहीं कि कुछ मजा आए आपको काम करने में। तो वो फिर आदत ऐसी ही बनती चली जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज,
बताइए एक बार, चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। शुभी द्विवेदी नाम ले लिया, आंसर कीजिए। अरे मैंने मानेगा ग्राहक, मतलब यही रह गया, अब तो दुकान खोली हुई है हमने, है ग्राहक। लिस्ट करा देंगे वेबसाइट पे, अगर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है टी शर्ट बता देना किस किस को इंटरेस्ट है, देख लेंगे, वो हो जाएगा, उसमें कोई मतलब बात करनी पड़ेगी, बट क्योंकि मेरा ऐसा कोई प्लान है नहीं। बताओ एक बार, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था का कॉन्सेप्ट क्या है, बताइए एक बार। शुभी नाम ले लिया, ऐप आ जाएगा 5 को, आ जाएगा टेलीग्राम पर और 7 को चैनल पर। थैंक यू कुमारी दीक्षा, आंसर कीजिए फटाफट से। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्पररी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, या फिर जो चाइल्डहुड का, बाल्यावस्था का कॉन्सेप्ट है वो है दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न इविल, मतलब दुष्ट पैदा होते हैं बच्चे और उनको सिविलाइज बनाना है, ऐसा कुछ हमें नहीं करना। दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरमेंट, मतलब बच्चे खाली बर्तन हैं, ये बिहेवियरिस्टिक थॉट है, ये जॉन लॉक कहते हैं, ऐसा होता नहीं है। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कहेंगे भैया अपना कुछ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की क्षमता लेकर के पैदा होते हैं, कुछ स्कीमास होते हैं जो प्री सेट हैं सर्वाइवल के लिए, चाहे वो ग्रास्पिंग हो, रूटिंग रिफ्लेक्स हो या बाकी हो, ठीक है। अरे बहुत बढ़िया गोपाल शुक्ला जी, धन्यवाद। आंसर कीजिए, ए और बी में से कोई एक होगा, ध्यान से आंसर कीजिए। करेंगे, बिल्कुल मीटअप करेंगे ऋतिक, कोरोना के बाद अटका हुआ है मीटअप। आंसर कीजिए फटाफट से, ये आंसर गलत है, कौन सा आंसर गलत है? हम्म, कोई बात नहीं, सही है मैंने मोनिका। ठीक है, क्वेश्चन देख लें, बहुत बढ़िया। देखिए एक बार, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये बात ठीक होती, बट अगर बी ऑप्शन ना दिया होता, या फिर यहां स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात होती, स्टेजेस यूनिवर्सली सेम रहती हैं, 2 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में यहां इंडिया में भी आएगा और यूएस में भी आएगा, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम सोशियो कल्चरल सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट लोगों के अकॉर्डिंग जाएं, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जैसे वाइगॉस्की की अगर माने, तो चाइल्डहुड हमने यहां एज की बात नहीं की, एक कॉन्सेप्ट की बात की है कि बचपन। आ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, वो कहते हैं कि भाई आप कम उम्र में भी सीख सकते हैं चीजें यदि आपको सही सामाजिक और सांस्कृतिक अन्योन्य क्रिया यानी इंटरेक्शन का मौका मिले, ठीक। वो जो स्कैप फोल्डिंग और ZBD वाली बात है, तो एज को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट के अकॉर्डिंग जो कॉन्टेम्परेरी हैं पुराने समय के, वो ये बात मानेंगे कि चाइल्डहुड एक सोशल कंस्ट्रक्शन हमने बनाई हुई है कि इस एज में बच्चे हो तुम तो नहीं सीख सकते, वो वाली बात, ठीक है। जो PDF है कल की और आज की, दोनों की आज ही मैं शेयर कर दूंगी। लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल, बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक जहां आप जुड़े हुए हैं वहां आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा, मुझे ही ऐसा लगता है कि मैंने खाना ना खाया हो, इतने दिन से सेशंस नहीं लिए हैं, बड़ा इनकम्प्लीट सा फील हो रहा था। और चलिए सौरभ तिवारी धन्यवाद। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी सारी विशेष जिन्होंने भी जो भी आज अच्छे अपने विचार डिस्कस किए, जिनको टी शर्ट पसंद आई, जिनको नहीं पसंद आई, जो दुखी हैं, जो सुखी हैं, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर और अच्छी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स आती ही हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय।